ये फेमस लाइन मशहूर इतिहासकार सैयद हसन रियाज ने बोला था। ये उस समय बोला था जिस समय भारत में भारत के लोगों की कोई इज्जत नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी। वो अपना सर उठाकर जी भी नहीं सकते थे। उनका घर, परिवार, समाज, देश सब कुछ तहस नहस हो गया था। उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। कुछ लोग तो ऐसे ही भूखे मर जाते थे। कुछ लोग को फांसी पर लटका के मार दिया जाता था। कुछ लोगों को कुचल के मार दिया जाता था तो किसी पे कोड़े बरसा के मार दिया जाता था। कुदरत भी उन पर मेहरबान बहुत ज्यादा नहीं थी। लगभग 34 बार अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। रोटी खाने के लिए भी अपने बच्चों तक को बेच देते थे। नमस्कार, मैं बात कर रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की। जी हां, आखिर क्या ऐसा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में ही आके हमारे ऊपर ही सीधे तौर पर 120 वर्ष तक शासन किए। कल्पना कीजिए, आप अपने घर में कोई बिजनेस करते हैं। आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत सारे परिवार भी हैं और सब ताकतवर लोग हैं। और कुछ लोग आपसे सामान खरीदने आपके घर आते हैं और कुछ दिन के अंदर ही आपके घर को वो गुलाम बना देते हैं। आपके घर पे ही वो शासन करने लगते हैं। ठीक ऐसा ही सिचुएशन भारत में था। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में आई थी, भारत बहुत पावरफुल देश था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन भारत के लोग उस सोने के चिड़िया का कोई उपयोग नहीं कर सकते थे। उनके लिए कोई यूज का नहीं था। भारत में सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। राल्फ फिंच एक व्यक्ति, जी हाँ एक व्यक्ति, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया और इतने दिन तक इतने क्रूरता से भारत के ऊपर शासन किया। राल्फ फिंच वही शख्स था जो अपने दुनिया भ्रमण पे निकला था। एक घुमंतु व्यापारी था। खास करके मेसोपोटामिया, हिंद महासागर और फारस की खाड़ी का भ्रमण करते हुए उसे भारत के प्रचुरता और रिचनेस के बारे में पता चला। वो वापस ब्रिटेन जाकर ये सारी बातें वहाँ के लोगों को बताया। ये बात को लेकर 200 से ज़्यादा पावरफुल बिजनेसमैन एक डेलीगेशन के रूप में उस समय की महारानी एलिजाबेथ वन के पास गई। वहाँ जाकर उनको सारा बात बताया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ वन ने एक कंपनी का निर्माण किया और उस कंपनी का नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय पर कोई नहीं जानता था कि ये कंपनी अपने से 20 गुना ज़्यादा आबादी वाले देश पर सीधे तौर पर क्रूरता के साथ, लूटपाट के साथ 120 वर्ष तक शासन करेगी। अगस्त 1608 ये पहली बार था जिस समय पर कंपनी का जहाज हेक्टर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत के बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है, वहां पर पहली बार आया। कहने के लिए तो भारत बहुत पावरफुल था। खाफी खान निजामुल मुल्क के हिसाब से उसने अपने किताब में लिखा था, मुंतखब अलबाब में, जब कंपनी पहली बार भारत आया था उस समय पर मुगल इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे ताकतवर सल्तनत था। उसके पास 5000 हाथी, 12000 घोड़े, 1000 से ज़्यादा चीते, लगभग उस समय के वैल्यू के हिसाब से 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा असरफियाँ, गहने, जेवरात, दर्जनों दर्जनों किलो कच्चे सोने, चांदी, 4 लाख से बड़ा एक सैनिक, सब कुछ था। और उसी समय आगमन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतना आसान नहीं था कि वो आए और भारत में अपना व्यापार स्टार्ट कर दे। ईस्ट इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, भारत में किसी तरह से व्यापार शुरू किया जाए। और वो व्यापार सूती, कपड़े, मसाले, इन सब का होना था। जब विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा 1608 में, उसे सब चीज़ की जानकारी थी। मुगल कितना ताकतवर है सब कुछ पता था। वो भारत में व्यापार सिर्फ 2 ही तरीके से स्टार्ट कर सकता था। पहला, या तो मुगल को और उसके इतने बड़े सेना को और संपत्ति को युद्ध में हरा सके
और जिस तरह से वो व्यापार करना चाहता है वो कर सके। और दूसरा, मुगल सल्तनत के सामने घुटने टेके उससे समझौता करे और उसे जैसा आज्ञा मिले उस तरह से व्यापार करे। चूंकि ये कंपनी नया नया बना था और ब्रिटेन में भी इतना मैन पावर या सैनिक नहीं था, क्योंकि वो खुद एक गृह युद्ध यूरोप से जूझ रहा था, उसके लिए युद्ध कर पाना असंभव था। उसने दूसरा रास्ता चुना। उस समय मुगल का शासन जहांगीर के हाथ में था। विलियम हॉकिंस को यह पता चला कि मुगल की राजधानी आगरा है। हॉकिंस वहां पहुंचा आगरा और मुगल से यानी जहांगीर से व्यापार करने के लिए अनुमति मांगा। लेकिन जहांगीर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था अंग्रेज के साथ व्यापार करने में, क्योंकि उनके पास डच और पुर्तगाली पहले से थे जो उनके साथ व्यापार कर रहे थे। इसलिए उसने अनुमति नहीं दिया। ये बात हाउस ऑफ कॉमन यानी जो ब्रिटेन का संसद होता है वहां पर पहुंचाया गया। उस संसद ने एक आदमी को भेजा, सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ विलियम हॉकिंस से ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा समझदार और कूटनीति उसे बहुत अच्छे से आती थी, डिप्लोमेसी उसे बहुत अच्छे से आती थी। वो अपने साथ खास तरह की वाइन जो कि जहांगीर को बहुत पसंद था और अपने साथ यूरोप में कीमती बनी हुई वस्तुओं को उपहार के रूप में लेकर आगरा जहांगीर के पास पहुंचा। वैसे तो इस बार भी जहांगीर ने व्यापार करने के अनुमति देने से मना कर दिया, लेकिन इतना तो हो गया कि थॉमस जहांगीर के साथ बैठ के बात कर सकता था। और यहीं आया पहला टर्निंग पॉइंट। लगभग 3 साल के प्रयास के बाद जहांगीर ने अंग्रेज को ये अनुमति दे दिया कि तुम व्यापार कर सकते हो, और इसके लिए एक समझौता पे साइन हुआ। और उस समझौता के तहत अंग्रेज कोई भी सामान भारत से जो खरीदेगा उसके बदले में वो यूरोप में बनी वस्तुओं और कच्चे चांदी से उसका भुगतान करेगा। साथ में अंग्रेज कोई भी बंदरगाह या कोई भी जगह को खरीद बिक्री के लिए यूज कर सकता था। लगभग 50 साल का व्यापार करने के बाद जो अंग्रेज सिर्फ इस मानसिकता से आए थे कि उन्हें भारत के साथ व्यापार करना है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार का बहुत बड़ा स्कोप था, महज 50 साल के अंदर में उनके दिमाग में लालच भर गया, सिर्फ और सिर्फ भारत की रिचनेस और प्रचुरता को देखते हुए, यहाँ की अथाह संपत्ति को देखते हुए। 1670 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को ये खुली छूट दे दी कि तुम विदेशों में कहीं पर भी युद्ध कर सकते हो। और इस अनुमति को मिलने के बाद सबसे पहला प्रहार डच और पुर्तगाली के ऊपर हुआ। बहुत सारे युद्ध हुए कंपनी और डच पुर्तगाल के बीच में, और लगभग सारा युद्ध कंपनी जीत गया। अब भारत में सिर्फ कंपनी ही बच गया था व्यापार करने के लिए। उसके हौसले बुलंद थे, वो अभी नया नया युद्ध जीत कर आया था। लेकिन भारत में मुगल का शासन बदल कर औरंगजेब के हाथ में चला गया था, और औरंगजेब कंपनी को अलग अलग जगह पर परेशान करने लगा टैक्स के नाम पर। कंपनी को ये देखा नहीं गया, उसे ये बात रास नहीं आई। उसने 1686 में ब्रिटेन में ये संदेश भेजा कि यहाँ पर मुगल शासक उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, उन्हें युद्ध करना है मुगल शासक के साथ। वो भूल चुका था कि मुगल शासक के पास कितनी बड़ी सेना थी, उसके पास कितनी धन संपदा थी। ब्रिटेन ने वहाँ से सैकड़ों सैन्य बल भेजा, युद्ध पोत भेजे, जहाज भेजे, ताकि मुगल का सामना किया जा सके। विलियम डेलरिम्पल जो एक फेमस हिस्टोरियन था, विलियम डेलरिम्पल के हिसाब से मुगलों ने, औरंगजेब शासक ने और उसके सेना ने अंग्रेजों को और कंपनी के लोगों को मक्खियों की तरह मारा और उन्हें बंगाल और भारत के दूसरे हिस्सों से भगा दिया। लेकिन अंग्रेज मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके मन में लालच भर गया था। वो भारत की प्रचुरता को जानता था, वो इतने आसानी से भागने वाला नहीं था। लेकिन भारत में व्यापार स्टार्ट करने से पहले, फिर से व्यापार स्टार्ट करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो जाए औरंगजेब के सामने घुटने टेके
और उससे माफ़ी मांगे और फिर से व्यापार करने की अनुमति ले। और यहीं स्टार्ट हुआ दूसरा टर्निंग पॉइंट। लगभग 4 साल के बाद 1690 में औरंगजेब ने फिर से व्यापार की अनुमति कंपनी को दे दी। और इस बार वो जानता था कि मुगल से डायरेक्ट युद्ध करना मुश्किल ही नहीं, फिलहाल के लिए नामुमकिन है। तो वो अपने आप को मजबूत करने में लगा। और समय का चक्र भी देखिए, उसे एक और सहायता मिल गया, और वो सहायता था औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे शासक थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। और अंग्रेज को फूट डालो शासन करो का मंत्र तो पहले से पता था। उसने बहुत सारे लोगों को अपने सैन्य बल में जोड़ा, जिससे उसकी सैन्य ताकत बढ़कर 2.5 लाख से ऊपर हो गई और एक नए साम्राज्य के रूप में कंपनी खड़ा होने लगा। प्लासी का युद्ध इसी समय पर हुआ। नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का एक पावरफुल शासक था, उसने कंपनी को ये हिदायत दी कि तुम अपना राज को, अपना क्षेत्र का विस्तार मत करो। बार बार चेतावनी देने के बाद भी कंपनी नहीं सुना। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है प्लासी का युद्ध, और इस युद्ध में कंपनी हार गई। नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को बंगाल से पूरा भगा दिया। उसके जितने कारखाने थे उसको हटा दिया, नष्ट कर दिया, और जो लोग पकड़ में आ जाते थे उसको बंदी बनाकर रखने लगा। लेकिन अंग्रेज शांत बैठने वाला नहीं था। उसने नवाब सिराजुद्दौला के मेन सेनापति मीर जाफर को अपने ओर मिला लिया, और इसके बाद कंपनी ने सिराजुद्दौला के ऊपर हमला किया और सिराजुद्दौला हार गया, और पूरे बंगाल का शासन कंपनी अपने हाथ में ले लिया और बंगाल का शासक मीर जाफर को बना दिया गया। उसके बदले में उससे 50% कर यानी भुगतान वसूलने लगा। कुछ दिन के बाद मीर जाफर को ये पता चल गया था कि वो एक ना एक दिन ये कर, ये भुगतान चुका नहीं पाएगा, क्योंकि जितना खजाना है उतना ही वो दे सकता है। जब उसको ये बात समझ में आई, उसने जो बचे कुचे डच और पुर्तगाल के सैनिक थे उनसे मदद मांगा। 1759 और 1764 में 2 युद्ध हुए और दोनों कंपनी जीत गई, और इस बार कंपनी ने बंगाल का पूरा शासन अपने कंट्रोल में ले लिया। 1765 में मुगल शासक शाह आलम को भी कंपनी ने हरा दिया। अब पूरे बंगाल रीजन पर कंपनी का शासन हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ द ग्रेट लूटपाट, ग्रेट करप्शन। यहाँ से भारत को लूटने का एक सिलसिला शुरू हुआ, और करप्शन इतना बढ़ गया कि लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या। जो टैक्स मुगल के शासन में 40% होता था, वो कंपनी ने बढ़ाकर 66% यानी 66% कर दिया। लोग भूखे मरने के लिए आतुर हो गए। उसी बीच में 1669 और 1673 के बीच में बंगाल के दक्षिण भाग में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। जो चावल 1 रुपए में 120 सेर मुगल शासन में मिलता था, वही चावल 1 रुपए में मात्र 3 सेर कंपनी के शासन में मिलने लगा। लोग रोटी खाने के लिए भी अपने बच्चे को बेचने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि खाना कैसे खाया जाए, कहाँ से लाया जाए, अंग्रेज को टैक्स दिया जाए या फिर अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पाला जाए। और इस कारण से बहुत लोग भूखे मरने लगे। 1822 में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में ये बात उठाया गया कि हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति होने के बावजूद हमारे राजस्व में इतनी वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है। एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का जो भारत में शासक था, उसने हाउस ऑफ कॉमन में जवाब दिया, एक तर्क दिया कि भारत में कपड़ों, यहाँ के बनाए सामान भारत में यूज नहीं होते हैं, क्योंकि भारत का जो क्वालिटी है, भारत में जो कपड़े बनाए जाते हैं, सामान बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छी है। हाउस ऑफ कॉमन ने एक निर्देश दिया कि भारत में जितने कारखाने हैं जो वहाँ के लोकल लोग चलाते हैं, सबको नष्ट कर दिया जाए, वो चाहे कपड़े के हों या सामान के हों। और इसी सिलसिले में
भारत के बुनकर भूखे मरने के लिए आतुर हो गए। विलियम बेंटिक के अनुसार भारत में बुनकरों की हड्डियों से जमीन सफ़ेद होने लगी क्योंकि उनके पास उनका रोजगार छीन लिया गया था। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचे थे। भारत के लोग मजबूर हो गए अंग्रेजों द्वारा बनाए कपड़े और सामान को यूज करने के लिए। जो राजस्व 1815 में मात्र 25 लाख पाउंड थी ब्रिटेन की, वो इस कृत्य के बाद 1822 में बढ़कर 48 लाख पाउंड हो गई। कंपनी के ही एक निदेशक जॉर्ज हेनरी टकर ने 1823 में ये बात बोली कि जो देश औद्योगिक देश था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश आज एक मामूली सा कृषिक देश बन के रह गया है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक के रूप में कुछ भी नहीं बचा था। कंपनी सब कुछ खत्म कर दिया था। 1833 हाउस ऑफ कॉमन में ये रिजोल्यूशन पास हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा व्यापार करने का अनुमति वापस लिया जाता है। लेकिन कंपनी इतनी आसानी से भारत से निकलने वाली नहीं थी क्योंकि पिछले 125 साल में उसने अपना पैर बहुत जगह जमा के रखा था। वो सिर्फ व्यापार ही नहीं करता था, वो लोकल पॉलिटिक्स में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कामों पर, अलग अलग कंपनियों में वो इन्वेस्ट किया था। लगभग 41 साल लग गए, 41 ईयर्स, जब 1874 में कंपनी भारत में अपनी आखिरी सांसें ली। उसी वर्ष ब्रितानी अखबार द टाइम्स में 2 जनवरी की अंक में ये लेख लिखा था कि ऐसी कंपनी, ऐसा शासन ना पहले कभी हुआ है और ना भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना क्रूर शासन भारत में रहा था। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।